डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डॉक। अभी आप लोग का जो PGCL के पेपर है वो 13 अगस्त को है। उसके बाद आप लोग का और सारे भी बहुत सारे पेपर हैं जो कि JEE लेवल के पेपर हैं, तो उन सब के लिए जो है हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं और इसमें हमारा जो है अभी ट्रांसफार्मर टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और एक वीडियो हमारा इसके पहले अपलोड किया जा चुका है, ये मेरा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये जस्ट एक रिवीजन टाइप का भी हो जाएगा और ट्रांसफार्मर में जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक लेवल का एक सवाल है वो आप लोगों को डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। मेन इसमें हमारा जो यही टारगेट होगा कि हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट का भी इसमें डिस्कशन करें, ठीक है। और भी बहुत सारे वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड है, उसको आप लोग देख सकते हो, आपको थोड़ा बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और जो भी मैं शॉर्ट नोट्स दिया हूँ 5 टॉपिक के ऊपर, उसको तो ज़रूर ही देख करके जाएँ। अगर कुछ भी नहीं पढ़े तो उसको उतना पढ़ के जाएँ, ठीक है। और जो भी आपको वीडियोज है हमारे चैनल के ऊपर उसको कंटिन्यू करें। बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी चल रहा है, उसको भी देखें और फिर आप पेपर को अटेम्प्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी के लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि आप लोग जो है ना सिर्फ वही सवाल सॉल्व करो जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, और वहीं सारे टॉपिक को टच करो जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, ठीक है। बाकी कुछ भी नया करने का ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करो कि मिनिमम एक सवाल एक टॉपिक पे करते जाओ। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर 2-3 सवाल करो, जो कम इंपॉर्टेंट है जो एक आध बार पूछा हुआ है उस पर 1-2 सवाल करते हुए आगे बढ़ो। तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है सर इसमें? सबसे पहला सवाल है कि प्राइमरी लीकेज फ्लक्स लिंक्स, हमारा जो प्राइमरी लीकेज फ्लक्स होता है वो किसको लिंक करता है। देखो हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जैसे मान लो ये हमारा ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। नॉर्मल हम लोग एक ट्रांसफार्मर ले लेते हैं जिसमें हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग होता है, जो कि कोर के ऊपर हम लोग, ये हमारा कोर हो गया, इसके ऊपर हमारा बाइंडिंग रहेगा, ठीक है। हम लोग जस्ट एज्यूम कर लिए हैं, इसमें बहुत कुछ आपको नहीं सोचना है, ठीक है। देखिए मैं जस्ट एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। ये हमारा प्राइमरी हो गया, ये हमारा सेकेंडरी हो गया, ठीक है। ये प्राइमरी हो गया, ये हमारा सेकेंडरी इनटू टर्न हो गया। यानी कि अब बात ये निकल के आती है सर कि प्राइमरी लीकेज फ्लक्स बोलते किसको है। तो देखो सर जो है लीकेज फ्लक्स किसको बोलते हैं। लीकेज फ्लक्स का मतलब होता है लीकेज फ्लक्स ओनली लिंक्स वन ऑफ टू बाइंडिंग and complete its closed loop path through the air, ठीक है। यहाँ तक सही है। यानी कि अगर हमारा क्या बोल रहा है कि प्राइमरी लीकेज बोल रहा है, यानी कि हमारा जो प्राइमरी फ्लक्स होगा वो क्या करेगा सर, वो हमारा सिर्फ प्राइमरी बाइंडिंग को लीक करेगा और एक क्लोज पाथ थ्रू द एयर बनाएगा। जैसे हमारा ये फ्लक्स हो गया, ये क्या कर रहा है, सिर्फ प्राइमरी बाइंडिंग को लीक कर रहा है। इसको हम लोग 5 ले लेते हैं। ये क्या कर रहा है, सिर्फ हमारा ये हमारा टोटल फ्लक्स है जिस मैग्नेटिक मटेरियल से हमारा फ्लो हो रहा है। लेकिन ये 5 जो है ना सिर्फ हमारा N1 बाइंडिंग को जो है ना लिंक कर रहा है और एयर के थ्रू ये क्या कर रहा है, क्लोज पाथ बना रहा है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे होगा प्राइमरी बाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्राइमरी बाइंडिंग ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम लोग इसमें सवाल देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि द इफेक्ट ऑफ लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर में जो है हमारा भी देखें यहाँ पे लीकेज फ्लक्स का जो कंसेप्ट आया, 5-1 5-2 दो लीकेज फ्लक्स हो सकता है ना, 5-2 भी तो लीकेज फ्लक्स हो सकता है हमारा यहाँ पे कि अगर N2 कॉइल से हमारा जो है ना कोई फ्लक्स लिंक करे और एयर के साथ वो क्या करे, क्लोज पाथ मेरा बनाए, ठीक है। तो लीकेज फ्लक्स की वजह से सर क्या होता है हमारा, तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो है ना ये जानते हैं कि लीकेज फ्लक्स के कारण से हमारा एक ड्रॉप जो है, एक इंड्यूस EMF जो है हमारा क्या आता है, बाइंडिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। यानी कि क्या आता है, वोल्टेज ड्रॉप इन द बाइंडिंग हमारा आता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे सर, ड्यू टू लीकेज फ्लक्स देयर इज इन additional EMF induced
इन ईच बाइंडिंग, ठीक है, इन ईच बाइंडिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज ईएमएफ, इज कॉल्ड लीकेज ईएमएफ। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, इन फिगर द प्राइमरी विल सी एन इम्पिडेंस, यानी कि हमारा देखो यहाँ पे सेकेंडरी ईएमएफ दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि प्राइमरी ईएमएफ हमारा इसमें क्या होगा। इसमें हम लोग से क्या पूछा कि हमारा सेकेंडरी ईएमएफ दिया है, प्राइमरी ईएमएफ इसमें हमारा क्या होगा। तो देखो एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा इम्पीडेंस रेफरल का, ट्रांसफार्मर टॉपिक में हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है इम्पीडेंस रेफरल का। यानी कि इसका मीनिंग क्या है सर, इसका मीनिंग ये है कि कोई भी अगर हम लोग चाहें तो करंट को जो है ना सेकेंडरी से प्राइमरी रेफर कर सकते हैं, वोल्टेज को प्राइमरी से सेकेंडरी, ईएमएफ को प्राइमरी से सेकेंडरी रेफर कर सकते हैं, इम्पीडेंस को या रेजिस्टेंस को प्राइमरी से सेकेंडरी हम लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इम्पीडेंस रेफरल। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, व्हेन एन इम्पीडेंस इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ ए ट्रांसफार्मर टू द अदर साइड ऑफ ट्रांसफार्मर देन इट इज सेड टू बी इम्पीडेंस रेफरल। क्लियर है यहाँ पे। अगर हम लोग एक साइड से दूसरे साइड में हम लोग क्या करें, रेफर करें, तब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इम्पीडेंस रेफरल कर रहे हैं। जस्ट हम लोग यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। मान लेते हैं सर यहाँ पे हमारा N1 और N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, V1 V2 हमारा वोल्टेज है। क्लियर है यहाँ पे। अब जो है अगर मान लो यहाँ पे हमारा सेकेंडरी इम्पीडेंस हमारा लोड दिया हुआ है Z2, इसको प्राइमरी रेफर करना है। ठीक है, इसको प्राइमरी रेफर करना है। तो प्राइमरी रेफर करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा Z1। अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, मान लो ये सेकेंडरी था, प्राइमरी मेरे को रेफर करना है, इस सेकेंडरी को किधर ले जाना, प्राइमरी साइड रेफर करना है, यानी कि वन साइड से अदर साइड रेफर करने को हम लोग यही बोलते हैं इम्पीडेंस रेफरल। यानी कि Z1 हम लोग को प्राइमरी साइड लेना है तो उसको हम लोग Z1 मान ले रहे हैं। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा सर, N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू Z2। क्लियर है। यानी कि एक चीज़ हमको ध्यान दो, यानी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सेकेंडरी से प्राइमरी जा रहे हैं। तो क्या करते हैं सर, N1/N2 यानी जहाँ जा रहे हैं उसका टर्न्स बाई जहाँ से गए हैं उसका टर्न्स, दोनों का होल स्क्वायर इनटू जो इम्पीडेंस को रेफर किया उसका वैल्यू। क्लियर है यहाँ पे। ये हमारा इम्पीडेंस रेफरल का कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरी बात ये है कि अगर सर हमारे पास मान लो कि अगर मेरे पास प्राइमरी हमारे पास रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस रहता है Z1, कुछ भी वैल्यू Z2 रहता है या सॉरी Z', तो हमारा टोटल प्राइमरी इम्पीडेंस क्या हो जाएगा Z, जो कि Z' प्लस Z1 के बराबर होगा। यानी कि जो रेफर करके आया है उसका वैल्यू और हमारा जो पहले से है वो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। ये हमारा इम्पीडेंस रेफरल है। यानी कि इसको रेफर कैसे करते हैं सर, देखो हमारा अगर इसको हम लोग प्राइमरी से फ्रॉम प्राइमरी लिख रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, अगर हम लोग प्राइमरी से सेकेंडरी रेफर करें तो आप लोग खुद बोलो क्या होगा सर। यानी कि आप प्राइमरी से कहाँ रेफर कर रहे हो, सेकेंडरी रेफर कर रहे हो। यानी कि क्या देखोगे, N2 की तरफ जा रहे हैं हम, तो हम लोग करेंगे सर N2 कहाँ से गए हैं, N1 का होल स्क्वायर, प्राइमरी इम्पीडेंस कितना है Z। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं सर, हमारा प्राइमरी से सेकेंडरी रेफरल का मतलब क्या हो गया सर, डेस्टिनेशन बाई सोर्स का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं कि नहीं सर, डेस्टिनेशन बाई सोर्स का होल स्क्वायर रेफरल में, यानी कि जहाँ हम जा रहे हैं और जहाँ से गए हैं उसका रेशियो का होल स्क्वायर करना है। देखो जैसे हम लोग क्या किए हैं, सेकेंडरी से प्राइमरी गए तो डेस्टिनेशन हमारा N1 है, तो डेस्टिनेशन सोर्स N2 है भाई का होल स्क्वायर, और जो हमारा इम्पीडेंस का वैल्यू है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या बन सकता है, फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी, फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी। तो इसमें हमारा सर कंसेप्ट क्या बनेगा, हमारा मेरे को सेकेंडरी से प्राइमरी जाना है, यानी कि हमारा अभी डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, प्राइमरी, तो डेस्टिनेशन बाई सोर्स का होल स्क्वायर इनटू हम लोग कहाँ से गए हैं, हम लोग गए हैं सर सेकेंडरी, तो सेकेंडरी इम्पीडेंस का वैल्यू। ठीक है, ये हमारा इम्पीडेंस रेफरल का टेक्निक हो गया। क्लियर है सर। चलिए अब जो है मेरे को इसमें सॉल्व करना है सर, इसको आप लोग सॉल्व करो। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पे हमारा Z2 का वैल्यू दिया हुआ है 4 ओम, N1 का वैल्यू हमारा 5, N2 का वैल्यू हमारा 1। तो क्या बोल रहा है सर, हमारा प्राइमरी विल सीन एन इम्पीडेंस, यानी कि मेरे को जो है सेकेंडरी से प्राइमरी रेफर करना है। तो रेफरल का टेक्निक क्या होता है सर, हमारा जो है सेकेंडरी से प्राइमरी जाना है, यानी कि डेस्टिनेशन कितना है 5, सोर्स कितना है 1 का होल स्क्वायर, और हमारा वैल्यू कितना है सर
जहाँ से हम लोग रेफ़र किए हैं, जिसको रेफ़र करना है उसका 4, यानी कि 25 × 4 हो जाएगा 100 ओम। क्लियर है? ऑप्शन थर्ड हमारा हो जाएगा करेक्ट। समझे आप लोग? बेहद ही आसान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है पूछ रहा है कि सर हमारा जो है कोर टाइप ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स। अब कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में आपको इसमें बताना है कि सर कोर टाइप ट्रांसफार्मर हमारा क्या देता है। क्लियर है सर? तो देखिए सर, हमारा जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो 2 टाइप से होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर कोर टाइप और सेल टाइप में हमारा क्या होता है। यानी कि हम लोग पढ़ते हैं जब ट्रांसफार्मर, तो हम लोग पढ़ते हैं इसमें सर ट्रांसफार्मर का टाइप्स ऑफ कोर में हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, टाइप्स ऑफ कोर में हम लोग पढ़ते हैं कि पहला हम लोग पढ़ते हैं कोर टाइप, दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, सेल टाइप। कोर टाइप और सेल टाइप, ठीक है सर। अब इसमें बात ये निकल के आती है कि सर कोर टाइप और सेल टाइप होता क्या है। देखो सर, मैं यहाँ पे एक पिक अटैच करना भूल गया, लेकिन अटैच कर देता शायद तो अच्छा ही होता, फिर भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। मान लेते हैं हमारा ट्रांसफार्मर का कोर है, ठीक है, ये हम लोग डिजाइन कर रहे हैं कोर टाइप के लिए, ठीक है, और एक हम लोग यहीं पे ही सेल टाइप के लिए डिजाइन कर लेते हैं। बस आपको मीनिंग समझना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सर कोर टाइप और सेल टाइप होता क्या है। देखो सर, हम लोग जो है ना कोर टाइप में क्या करते हैं सर, हम लोग कोर के नज़दीक रखते हैं एलवी बाइंडिंग को, और देखो ये कोर के नज़दीक जो बाइंडिंग है इसको क्या बोलते हैं, लो वोल्टेज बाइंडिंग। कोर से दूर जो रखते हैं सर हम लोग रखते हैं एचवी बाइंडिंग को। ये हमारा एचवी है, ये हमारा एचवी बाइंडिंग है। क्लियर है? उसके बाद से हमारा इसमें क्या होता है सर, इसमें हमारा होता है फ्लक्स सेम, यानी कि इसमें हमारा फ्लक्स होता है सेम थ्रू आउट द बाइंडिंग, थ्रू आउट द कोर। सॉरी, हमारा फ्लक्स क्या होता है, सेम। फिर हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, कोर के पास में एलवी बाइंडिंग को, और फिर कोर से दूर पे क्या रखेंगे हम लोग, एचवी बाइंडिंग को। ये हमारा कौन से केस में सर बन रहा है, ये हमारा बन रहा है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। क्लियर है? अब सेल टाइप में क्या होता है सर, सेल टाइप में हम लोग क्या करते हैं सर, सबसे पहले कोर के पास रखते हैं एलवी बाइंडिंग। देखो बाइंडिंग, हम लोग बाइंडिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना मेन इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है, हम लोग रखते हैं बाइंडिंग के पास है यहाँ पे एलवी बाइंडिंग, उसके बाद एचवी बाइंडिंग, फिर एलवी बाइंडिंग, फिर एचवी बाइंडिंग। हमेशा जो है ना कोर के पास एलवी बाइंडिंग ही रहेगा। अगर और यहाँ पे एक बढ़ाओगे एचवी तो नीचे एक एलवी बाइंडिंग आपको देना पड़ेगा। यहाँ होगा एलवी बाइंडिंग, फिर होगा एचवी बाइंडिंग, फिर होगा हमारा एलवी बाइंडिंग। अगर 3 बाइंडिंग ले रहे हो तो क्लियर है। इसमें हमारा कोर के पास क्या है, एलवी बाइंडिंग, ये हमारा एलवी, और कोर से भी क्या हो जाएगा एचवी, ये एचवी। ये हमारा सिंपल ये हो गया कोर और सेल टाइप का हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, फ्लक्स यहाँ पे डिवीजन हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पे हमारा फ्लक्स जो है ना एक साइड में हमारा 5/2 और एक साइड में हमारा 5/2 हमारा फ्लो करता है। क्लियर है? ये हमारा जनरल कंस्ट्रक्शन हो गया कोर टाइप और सेल टाइप का। और इसमें सर क्या होता है उसको हम लोग लिखते हैं। चलिए सर, हम लोग जो है ना कोर टाइप में क्या देखें सर, हम लोग देखें ना कोर टाइप में, इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर लिख लेते हैं, इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स फ्लो थ्रू आउट द कोर। ठीक है? उसके बाद से क्या देखें हम लोग, वेयर एज द सेल टाइप ट्रांसफार्मर फ्लक्स गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है? ये भी दिखा हम लोग को। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है? दोनों बात आपको याद रखना है। कोर टाइप में हमारा क्या होता है, फ्लक्स सेम रहता है थ्रू आउट द कोर, हम लोग देखे थे। सेल टाइप में हमारा क्या होता है, फ्लक्स डिवीजन हो रहा था। ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या देखें सर, इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर in core type transformer, core is
सराउंडेड बाई बाइंडिंग। देखे थे आप लोग, बाइंडिंग हमारा क्या था, कोर के आसपास ही था, यानी कि कोर के पास हम लोग देखे थे ना, कोर के पास LB, फिर हमारा HB, यानी कि हमारा इसमें क्या बोल सकते हैं सर, कोर इज सराउंडेड बाई बाइंडिंग्स, ठीक है। वेयर एज इन सेल टाइप ट्रांसफार्मर बाइंडिंग इज सराउंडेड बाई कोर, बाइंडिंग इज सराउंडेड बाई कोर। क्लियर है यहाँ पे। तो आप लोग देखे थे सेल वाला में क्या हो रहा था, सेल टाइप में हमारा जो है ना कोर क्या था, बाइंडिंग को सराउंडेड किया हुआ था। और हमारा कोर टाइप में क्या था, हमारा जो है कोर टाइप में क्या था कि हमारा कोर को क्या किया था, बाइंडिंग सराउंडेड किया था। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। इन सेल टाइप ट्रांसफार्मर बाइंडिंग इज सराउंडेड बाई कोर, दोनों में आपको मिनिमम बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया। उसके बाद आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि द इंसुलेशन रिक्वायरमेंट ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज लेस एज कम्पेयर टू सेल टाइप, ठीक है। क्योंकि आपको जो पता है ना कि आपका जो है ना कोर के पास में जो बाइंडिंग कौन सा, लो वोल्टेज बाइंडिंग है, लो वोल्टेज बाइंडिंग है, यानी कि आपको क्या होगा, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट हमेशा आपको इसमें कम पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें कि हमारा जो है ना रिपेयरिंग के बारे में बोल सकते हो, लीकेज रिएक्टेंस के बारे में बोल सकते हो, कूलिंग के बारे में बोल सकते हो। तो ये हमारा बेसिक आपको जो याद रखना है मैं यहाँ पे लिखा दिया हूँ क्या, कि फ्लक्स सेम रहता है। उसके बाद से पहले वाले में बोलो कि कोर हमारा क्या होता है, सराउंडेड बाई बाइंडिंग। दूसरे वाले में क्या होता है कि हमारा क्या होता है, बाइंडिंग इज सराउंडेड बाई कोर, ठीक है। यानी कि अब देखिए आपको एक और चीज़ इसमें याद रखना है कि हमारा जो होता है सेल टाइप जो होता है ना आपका, वो होता है सर लो वोल्टेज एंड लो पावर एप्लीकेशन, ठीक है। वहीं जो सर आपका कोर टाइप होता है ना सर आपका, वो होता है आपका हाई वोल्टेज एंड हाई पावर, ठीक है। यानी कि इसमें हमारा देखो सबसे पहले कोर टाइप ट्रांसफार्मर प्रोवाइड क्या करता है, इसमें शॉर्टर मैग्नेटिक पाथ यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। मेरे को ऑप्शन पे नहीं, सवाल पे नहीं जाना था, मेरे को यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कशन करना था, इसीलिए सवाल को लिया गया था। देखो अगला सवाल का भी आपको आंसर मिल गया कि आपको जो है ना कोर टाइप ट्रांसफार्मर जनरली सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज एंड स्मॉल आउटपुट। तो दो आंसर आपको यहीं पे मिल गया, क्लियर है। यहाँ पे दो आंसर आपको यहीं पे मिल गया। तो यहाँ पे देखो मैं एक और चीज़ आपको एक और कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर देता हूँ कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग होता है वो हमारा बाइंडिंग कैसे कैसे होता है, ठीक है। मेन हमारा ट्रांसफार्मर बाइंडिंग भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके भी हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या देखे, कोर के बारे में देखे, ट्रांसफार्मर कोर। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। हमारा मिनिमम हम लोग दो टाइप देखेंगे, ठीक है सर। पहला देख रहे हैं सर कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं सर, इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर LV बाइंडिंग is placed nearer to the core and HP binding is bound over LV बाइंडिंग। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इन LV बाइंडिंग such a construction is called concentric binding, ठीक है। इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इन कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग द आउटर बाइंडिंग और LV बाइंडिंग इज अवे फ्रॉम द कोर सो लीकेज इज हायर। ये इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें हमारा लीकेज क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा HV बाइंडिंग क्या होता है, कोर से क्या होता है, दूरी पे होता है। तो अगर कोई भी बाइंडिंग, अगर आपको सिंगल बाइंडिंग को जो है, मतलब कोई भी बाइंडिंग से अगर सिंगल हमारा उसी बाइंडिंग के अक्रॉस हमारा फ्लक्स लिंक करे और एयर के थ्रू क्लोज पाथ बनाए, तो हम लोग बोलते हैं ना कि लीकेज फ्लक्स हो रहा है। तो अगर बाइंडिंग दूर है कोर से तो क्या करेगा वो, अगर फ्लक्स लिंक भी करेगा तो कुछ फ्लक्स क्या होगा, एयर के साथ मिलकर क्लोज लूप बना लेगा। तब उसको बोल सकते हो कि वो क्या कर रहा है सर, वो जो है
लीकेज फ्लक्स वहाँ पे हमारा ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, चलिए अब जो है ना, अब हम लोग कोर टाइप देख ले, दूसरा हम लोग देखेंगे सेल टाइप। ये हमारा क्या है, बाइंडिंग का टाइप देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहला हम लोग क्या देखें, कोर हमारा कितने टाइप का होता है, तो कोर हमारा 2 टाइप से होता है ट्रांसफार्मर का, एक कोर टाइप एक सेल टाइप। बाइंडिंग भी हमारा तो बहुत तरह का होता है, लेकिन 2 ही हमारा मेन इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें एक को हम लोग कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग बोलते हैं। किस केस में सर, जब आपका LV बाइंडिंग नियरर टू द कोर एंड HV बाइंडिंग अवे ऑन फ्रॉम LV बाइंडिंग, उस केस में वो बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग। अब सेल टाइप ट्रांसफार्मर में सेल टाइप बाइंडिंग हमारा क्या होता है सर, तो हम लोग इसमें क्या रखते हैं सर, इन सेल टाइप of transformer each part of LV binding HV binding ना, each part of HV binding is सैंडविच जैसे हम लोग क्या बोल रहे थे सेल वाला में, हम लोग बोले थे ना कि हमारा क्या था, LV है फिर HB है फिर LV है, यानी कि HB हमारा क्या 2 LV के बीच में है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है बिटवीन 2 पार्ट्स ऑफ LV बाइंडिंग। देखो इसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, एंड इट इज कॉल्ड एज सैंडविच बाइंडिंग। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए, एक को कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, एक को हम लोग सैंडविच बोलते हैं। ठीक है, सैंडविच किसको बोलते हैं, हमारा सेल टाइप बाइंडिंग को, और हमारा कॉन्सेंट्रिक किसको बोलते हैं, कोर टाइप के बाइंडिंग को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो है ना बात ये निकल के आती है सर कि हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है सर। इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर कपल्ड, तो इसमें हमारा मैग्नेटिकली और इलेक्ट्रिकली हमारा होता है कपल। तो हम लोग जो है ना ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा सिंगल बाइंडिंग होता है, उसी से हम लोग जो है ना प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग डिसाइडेड करते हैं। यानी कि सिंगल बाइंडिंग से हम लोग क्या करते हैं, टैपिंग करके हम लोग वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा दोनों टाइप से क्या होता है, कपलिंग होता है। कौन कौन सा, मैग्नेटिकली और इलेक्ट्रिकली कपल्ड इसमें हमारा होता है। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है, द इम्पिडेंस रिफ्लेक्टेड बैक टू द सोर्स। सिंपल है, इसको भी निकाल लोगे, यानी कि इम्पिडेंस आपको सोर्स के ऊपर क्या दिख रहा है। तो देखो सोर्स के ऊपर पहले से कोई इम्पिडेंस नहीं है, यानी कि जो सेकेंडरी है रिफ्लेक्ट होकर प्राइमरी में जाएगा उसी को हम लोग लिखेंगे। तो कहाँ जा रहा है, प्राइमरी तरफ, तो कितना होगा, डेस्टिनेशन क्या है 400, सोर्स क्या है 600, दोनों का होल स्क्वायर 50। ठीक है, यहाँ पे 4/6 इंटू 4/6 इंटू 50, यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यानी कि हमारा कितना होगा, यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा सेकेंड 22.2 ओम। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल में देखिए क्या बोला, द सेकेंडरी लोड इम्पिडेंस ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज ZS, द प्राइमरी इम्पिडेंस ZP विल बी। यानी कि देखो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में देना है। मान लेते हैं हमारा ट्रांसफार्मर है, क्लियर है, यहाँ पे प्राइमरी बाइंडिंग इसका ZP है, सेकेंडरी इसका ले लो ZS, N1 N2 है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब इसमें क्या बोला है सर, इसमें हमारा 2 कॉन्सेप्ट डिस्कशन करना है। पहला केस कि इसमें पूछा क्या कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी कि स्टेप अप है, यानी कि हमारा मान लेते हैं अगर हमारा सप्लाई V1 है, ये लोड है, क्लियर है यहाँ पे, तो हमारा N2 का ग्रेटर देन N1 है, N2 ग्रेटर देन N1 है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्लियर है यहाँ पे। अब जो है इसमें क्या बोला है कि इसमें बोला कि प्राइमरी इम्पिडेंस हमारा क्या होगा, सेकेंडरी इम्पिडेंस है। तो ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, प्राइमरी में रेफर करेंगे सेकेंडरी को, तो रेफर करेंगे तो क्या होगा, हमारा ZP का वैल्यू क्या निकल के आएगा, क्योंकि ZP मेरे को देखना था। सेकेंडरी लोड इम्पिडेंस ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज ZS, द प्राइमरी इम्पिडेंस पूछ रहा है ZP, तो ZP क्या लिखेंगे सर, ZP का हमारा वैल्यू होगा सर N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू ZS। तो यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे को देख के लग रहा है कि सर N1/N2 क्या हो रहा है, N2 मेरा बड़ा है, यानी कि ये टर्म हमारा क्या हो रहा है, लेस देन 1 होगा। अगर ये लेस देन 1 होगा और उसको ZS से मल्टीप्लाई करोगे
तो जेड मान लो हमारा n1/n2 क्या है, n2 का वैल्यू अगर मान लो हमारा 100 है और n1 का वैल्यू 50 है, तो n1/n2 क्या होगा हमारा, n1/n2 होगा हमारा 1/2। तो 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 1/2 इंटू 1/2 से, जेड पी हमारा क्या होगा, जेड से तो छोटा ही ना आएगा, जेड पी लेस देन जेड एस हो रहा है। बोलिए, ये तो समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर मान लिया हम लोग यहाँ पे, तो देख के भी पता चल रहा है कि सर हमारा जो है यहाँ पे देख के नहीं पता चल रहा है कि n2 ग्रेटर देन n1 है, यानी कि हमारा ये ओवरऑल टर्म क्या होगा, 1 से कम आएगा। 1 से कम आने का मतलब क्या है, जेड पी जो होगा हमारा हमेशा क्या होगा, लेस देन जेड एस होगा पहले केस में, ठीक है। दूसरा केस ये लेकर के चलो सर कि हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी कि n1 लेस देन n2 है, क्लियर है। तब हम लोग जेड पी लिखेंगे तो क्या होगा सर, n1/n2 लिखेंगे इंटू होल स्क्वायर, फिर n1 ग्रेटर देन n2 है इंटू जेड एस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, ये हमारा जो टर्म है 1 से बड़ा है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं सर कि जेड पी जो है ग्रेटर देन जेड एस है, ठीक है। दोनों के समझ में आ गया। तो पहले केस में क्या होगा सर, जेड पी लेस देन जेड एस है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, थर्ड। चलिए अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। इसमें क्या बोला कि द सेकेंडरी लोड इम्पिडेंस ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज जेड एस, द प्राइमरी इम्पिडेंस जेड पी। तो देखो दूसरा केस बना कि नहीं, यहाँ पे क्या बोला है कि हमारा जो है स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन का मतलब क्या हो रहा है कि हमारा n1 ग्रेटर देन n2 है, तो चलो सर n1 ग्रेटर देन n2 लिए हैं। उसके बाद हमारा जेड एस दिया हुआ है, चलो सर जेड एस दिया हुआ है। अब आपको जेड पी पूछा, तो जेड पी कैसे निकालेंगे, डेस्टिनेशन बाई सोर्स का होल स्क्वायर इंटू जेड एस। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि सर n1 ग्रेटर देन n2 है, तो हमारा ये टर्म ग्रेटर देन 1 बनेगा, तो हम लोग इसके बेसिस पे बोल सकते हैं कि जेड पी ग्रेटर देन जेड एस बनेगा, ठीक है सर। यानी कि हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन जेड एस हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ग्रेटर देन जेड एस हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल में मेरे से पूछा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमारा क्या बताता है, कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में आप लोग को क्या पता है। देखो हमारा टेस्ट जो है ट्रांसफार्मर में बहुत टेस्टिंग होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट टेस्टिंग हमारा शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट होगा, आप लोग सुनते होंगे। तो सबसे पहले हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं सर, कि सर ओपन सर्किट टेस्ट हमारा क्या होता है, क्लियर है सर। तो देखिए सर, ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है हमारा, पहले ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव द ओपन सर्किट टेस्ट हमारा क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, टू डिटरमाइन द कोर लॉस, हमेशा पूछता है एग्जाम में, टू डिटरमाइन द कोर लॉस एंड शंट ब्रांच पैरामीटर, यानी कि ये शंट ब्रांच पैरामीटर क्या होता है, डेट इज आरसी एंड एक्सएम, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखो, ये टेस्ट हमारा जो होता है ना, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन एलबी साइड। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है कि हमारा जो है ना ओपन सर्किट टेस्ट किस साइड में होता है, एलबी साइड में होता है कि ये एचपी साइड में होता है। तो हमेशा ये होता है एलबी साइड में। एचपी साइड को हम लोग क्या करते हैं सर, रखते हैं उसको ओपन, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन एलबी साइड कीपिंग, यहाँ पे भी लिख लो पॉइंट, कीपिंग एचबी साइड इज ओपन, ठीक है, बिकॉज अप्लाइंग रेटेड वोल्टेज ऑन एलवी साइड इज मोर कन्वीनियंट, ठीक है। यानी कि एलबी साइड पे रेटेड वोल्टेज अप्लाई करना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एलबी साइड में इसका टेस्टिंग करते हैं सर, ठीक है। ये दो चीज़ हमारा क्लियर हो गया। अब बात ये आती है सर कि आपको तो बोले थे कि आप बताइए सर शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो आप बताए नहीं, तो चलो सर शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो सर शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमारा क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट लिखो, ऑब्जेक्टिव इसका लिख लो, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना ऑब्जेक्टिव, इसका आपसे एग्जाम में ही पूछा जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर, तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमिन द कॉपर लॉस एंड सीरीज ब्रांच पैरामीटर
ठीक है, एंड सीरीज ब्रांच पैरामीटर, ठीक है। अब जो है ना ये टेस्ट हमारा होता किस साइड में है, तो हम लोग लिखेंगे दूसरा पॉइंट इसमें, दिस टेस्ट इज conducted on HB side by keeping LB side sorted, ठीक है। यानी कि LB को हम लोग करते हैं सॉर्ट। LB को क्यों सॉर्ट करते हैं सर, क्योंकि हमारा करंट होता है LB साइड में ज़्यादा, इसलिए हम लोग उसको करते हैं सॉर्ट। और हम लोग क्या करते हैं, HB साइड के ऊपर हम लोग ये टेस्ट करते हैं कंडक्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग करते थे उसको LB साइड में। क्लियर है यहाँ पे? तो आपको पता चल गया कि सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सर, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कॉपर लॉस को फाइंड आउट करना। क्लियर है यहाँ पे? तो हमारा ये भी सवाल हो गया कन्फर्म। अभी देखिए इस सवाल का आप लोग आंसर देंगे कि ए 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स एट मैक्सिमम इफिशियंसी। इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको कितना सही हो रहा है और कंटेंट कैसा है, ये भी बताइएगा। देखिए इस वीडियो में जो है मेनली फोकस मेरा ये है कि एक ट्रांसफार्मर टॉपिक का एक ओवरव्यू कर दिया जाए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उसको मैं डिस्कशन कर दिया। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, ताकि हम लोग मैक्सिमम जो है ना कुछ दिनों में 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर ले, ताकि लाइव क्लासेज भी हमारा लाइव जो है ना प्रैक्टिस सीरीज भी हम लोग जल्द से जल्द लेकर के आए। अभी हम लोग को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सब कुछ आप लोग के लिए उपलब्ध कराना पड़ता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, देखने के बाद अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।